नमस्कार, मैं आपका दोस्त रियल मिथ हूं। आज हम और आप मिलकर एक सफर पर चलेंगे। ये सफर किसी शहर या देश का नहीं, बल्कि समय का सफर है। इतिहास की उन गलियों का सफर जहां आज भी कुछ दरवाजे बंद हैं। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी पुरानी लाइब्रेरी में खड़े हैं जहां हर तरफ धूल जमी है और हवा में किताबों की पुरानी गंध है। कुछ किताबें खुली पड़ी हैं जिनके पन्ने पूरे हैं, लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जिनके आखिरी पन्ने गायब हैं। कहानी शुरू तो होती है, लेकिन खत्म कहां होती है ये कोई नहीं जानता। इतिहास में कुछ सवाल ऐसे ही हैं जिनके जवाब आज भी नहीं मिले। ये वो पहेलियां हैं जो सदियों से इंसानी जहन को परेशान करती आ रही हैं। बड़े बड़े इतिहासकार, वैज्ञानिक और खोज करने वाले अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन इन सवालों के आखिरी सिरे तक नहीं पहुंच पाते। ये रहस्य किसी डरावनी कहानी की तरह चिल्लाते नहीं हैं, बल्कि एक शांत सन्नाटे की तरह हमारे जहन में बैठ जाते हैं। ये हमें डराते नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम कितना कुछ जानते हैं, और साथ ही ये भी कि कितना कुछ है जो हम अब तक नहीं जान पाए हैं। तो आज मेरे साथ चलिए इतिहास के उन गलियारों में जहां हर मोड़ पर एक नया सवाल खड़ा है। हम जबरदस्ती किसी डर को नहीं जगाएंगे, किसी सनसनी को नहीं खोजेंगे। हम बस उन सवालों के साथ थोड़ी देर ठहरेंगे, उस सन्नाटे को महसूस करेंगे और समय की उन परतों को धीरे धीरे खोलने की कोशिश करेंगे जिनके नीचे न जाने कितने राज दफन हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए, आप समंदर की गहरी नीली खामोशी में उतर रहे हैं। आपके चारों तरफ सिर्फ पानी है और सूरज की हल्की सी रोशनी जो छन कर नीचे आ रही है। और फिर अचानक आपकी नजर कुछ ऐसा देखती है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आपके सामने पत्थर की विशाल संरचनाएं हैं, सीधी सपाट सीढ़ियां, चौकोर खंभे और एक विशाल पिरामिड जैसा ढांचा। ये जापान के योनागुनी द्वीप के पास समंदर की गहराइयों में दफन है। ये है योनागुनी मोन्यूमेंट। पहली नजर में ये किसी प्राचीन डूबे हुए शहर का हिस्सा लगता है, एक ऐसी सभ्यता का सबूत जो शायद हजारों साल पहले समंदर में समा गई थी। इसकी कहानी 1986 में शुरू होती है, जब एक स्थानीय गोताखोर किहाचिरो अराताके शार्क देखने के लिए पानी में उतरा था, लेकिन उसे शार्क की जगह कुछ और ही मिला। 90 डिग्री के कोण पर मुड़ी हुई चट्टानें, इंसानी हाथ से तराशी हुई लगने वाली सीढ़ियां और रास्ते। जब ये खबर दुनिया तक पहुंची तो बहस छिड़ गई। कुछ भूवैज्ञानिकों ने कहा कि ये सिर्फ प्रकृति का एक अजूबा है। पानी के बहाव और भूगर्भीय हलचलों ने इन चट्टानों को ऐसा आकार दे दिया है जो इंसानी बनावट जैसा लगता है। उन्होंने तर्क दिया कि बलुआ पत्थर अक्सर इस तरह सीधी रेखाओं में टूटता है, लेकिन दूसरी तरफ मसाकी किमुरा जैसे समुद्री भूवैज्ञानिकों ने अपनी पूरी जिंदगी इस रहस्य को सुलझाने में लगा दी। उनका मानना है कि यह ढांचा प्राकृतिक नहीं हो सकता। उन्होंने वहां इंसानी चेहरे जैसी नक्काशी, पत्थरों पर बने जानवरों के चित्र और ऐसे औजारों के निशान खोजने का दावा किया जो बताते हैं कि इसे तराशा गया है। उनके मुताबिक ये एक मानव निर्मित स्मारक है जो आखिरी हिमयुग के दौरान बनाया गया होगा, जब समुद्र का स्तर आज से बहुत नीचे था। यानी ये करीब 10,000 साल पुराना हो सकता है। अगर ये सच है तो ये मिस्र के पिरामिडों से भी दोगुना पुराना है। ये इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर देगा। ये हमें बताएगा कि उस दौर में भी इंसान इतने बड़े और जटिल निर्माण करने में सक्षम थे जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। क्या ये सच में एक भूली बिसरी सभ्यता का आखिरी निशान है जो वक्त की लहरों के नीचे अपनी कहानी छुपाए बैठा है, या ये सिर्फ हमारी कल्पना है जो प्रकृति के बनाए नमूनों में एक कहानी ढूंढ रही है? सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल यही है, क्या योनागुनी मोन्यूमेंट प्रकृति की एक खूबसूरत कलाकृति है, या इंसान के गौरवशाली अतीत का एक डूबा हुआ अध्याय? समंदर की खामोशी आज भी इस राज को अपने अंदर समेटे हुए है, और हम सतह पर खड़े होकर बस अंदाजे लगा सकते हैं। शायद कुछ राज रहने के लिए ही बने होते हैं, ताकि हमारी जिज्ञासा
हमेशा जिंदा रहे। अब समंदर की गहराइयों से निकलकर दक्षिण अमेरिका के पेरू के एक सूखे बेजान रेगिस्तान की तरफ चलते हैं। यहां जमीन पर खड़े होकर आपको कुछ खास नजर नहीं आएगा, बस दूर दूर तक फैली हुई रेत और पत्थर। लेकिन अगर आप एक हवाई जहाज में बैठकर सैकड़ों फीट ऊपर आसमान में जाए तो यही बेजान जमीन एक विशाल कैनवास में बदल जाती है। इस कैनवास पर बनी है सैकड़ों विशाल आकृतियां, एक मकड़ी, एक बंदर, एक हमिंग बर्ड और कई सीधी लंबी रेखाएं जो मीलों तक चली जाती हैं। इन्हें कहते हैं नाज़का लाइंस। ये रहस्यमयी कलाकृतियां 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। इन्हें नाज़का संस्कृति के लोगों ने 500 ईसा पूर्व और 500 ईस्वी के बीच बनाया था। उन्होंने रेगिस्तान की ऊपरी लाल भूरी पथरीली सतह को हटाकर नीचे की हल्की पीली मिट्टी को उजागर किया, जिससे ये चित्र बने। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये चित्र इतने विशाल हैं कि इन्हें जमीन पर खड़े होकर नहीं समझा जा सकता। इनका पूरा स्वरूप सिर्फ आसमान से ही दिखाई देता है। तो सवाल उठता है, उस जमाने में जब हवाई जहाज नहीं थे तो इन लोगों ने ऐसी आकृतियां क्यों और किसके लिए बनाई? एक सिद्धांत कहता है कि ये खगोलीय कैलेंडर थे जो सितारों और ग्रहों की स्थिति को समझने में मदद करते थे। कुछ रेखाएं सर्दियों और गर्मियों के संक्रांति के समय सूरज के उगने और डूबने की दिशा में है। शायद ये खेती और मौसम के चक्र को समझने का एक तरीका था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थे। लोग इन रास्तों पर चलकर अपने देवताओं से पानी और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते थे, क्योंकि ये इलाका बेहद सूखा है। लेकिन एक और थ्योरी है जो कल्पना की उड़ान को और ऊंचा ले जाती है। एरिक वॉन डैनिकन जैसे लेखकों ने अपनी किताब चैरियट्स ऑफ द गॉड्स में यह सुझाव दिया कि ये असल में एलियन अंतरिक्षयानों के लिए बनाए गए रनवे या लैंडिंग स्ट्रिप्स थे। उनके मुताबिक प्राचीन काल में परग्रही धरती पर आए थे और नाज़का के लोगों ने उन्हें देवता समझकर उनके स्वागत के लिए ये विशाल चित्र बनाए। ये सिद्धांत रोमांचक तो लगता है, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक और इतिहासकार इसे खारिज करते हैं। तो असलियत क्या है? क्या ये प्राचीन खगोल विज्ञान का एक अनूठा उदाहरण है? क्या ये पानी के लिए की जाने वाली एक विशाल प्रार्थना थी, या फिर ये वाकई किसी दूसरे ग्रह से आए मेहमानों के लिए बनाया गया एक संदेश था? हम आज भी पक्के तौर पर नहीं जानते। ये विशाल चित्र आज भी पेरू के रेगिस्तान की खामोशी में मौजूद है, मानो आसमान में बैठे किसी दर्शक का इंतजार कर रहे हों जो आकर इनकी कहानी को समझ सके। अब पेरू के रेगिस्तान से निकलकर इंग्लैंड के हरे भरे मैदानों में चलते हैं। यहां विल्टशायर की समतल जमीन पर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और सबसे रहस्यमयी स्मारकों में से एक खड़ा है, स्टोनहेंज। विशाल पत्थरों का एक घेरा जो हजारों सालों से चुपचाप आसमान को देख रहा है। कुछ पत्थर 30 फीट तक ऊंचे हैं और उनका वजन 25 टन से भी ज्यादा है। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक सवाल है जो आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों से पूछा जा रहा है। आखिर क्यों और कैसे? इसकी कहानी करीब 5000 साल पहले शुरू हुई। इसका निर्माण एक बार में नहीं, बल्कि सैकड़ों सालों में कई चरणों में हुआ। सबसे पहले यहाँ मिट्टी का एक गोलाकार घेरा और खाई बनाई गई। फिर करीब 4500 साल पहले इन विशालकाय पत्थरों को लाया गया। कुछ पत्थर, जिन्हें ब्लू स्टोन्स कहते हैं, 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर वेल्स की पहाड़ियों से लाए गए थे। और जो बड़े सारसेन पत्थर हैं, उन्हें भी करीब 30 किलोमीटर दूर से लाया गया। उस जमाने में बिना पहिए और आधुनिक मशीनों के इतने भारी पत्थरों को लाना और फिर उन्हें इतनी सटीकता से खड़ा करना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने कई सिद्धांत दिए हैं कि इसे कैसे बनाया गया होगा। शायद लकड़ी के स्लेज और रोलर्स का इस्तेमाल किया गया, या शायद नावों के जरिए उन्हें नदियों से लाया गया। लेकिन ये सब सिर्फ अनुमान है। कोई भी ठीक नहीं जानता कि वो कौन सी तकनीक थी जिससे ये असंभव काम संभव हो पाया। ये तो हुई कैसे की बात। अब आते हैं क्यों पर। स्टोनहेंज को बनाने का मकसद क्या था? एक लोकप्रिय थ्योरी ये है कि ये एक विशाल खगोलीय वेधशाला थी।
इसका ढांचा इस तरह से बनाया गया है कि ग्रीष्म संक्रांति के दिन उगता हुआ सूरज ठीक इसके एक मुख्य पत्थर हील स्टोन के ऊपर से निकलता है। इसी तरह शीत संक्रांति पर भी सूरज एक खास दिशा में डूबता है। शायद ये प्राचीन लोगों के लिए एक कैलेंडर था जो उन्हें खेती और मौसम के बारे में बताता था। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक पवित्र स्थान था जहां बीमारों को ठीक किया जाता था, या ये मृतकों की आत्माओं का सम्मान करने के लिए बनाया गया एक स्मारक था। लेकिन इन वैज्ञानिक सिद्धांतों के अलावा कुछ और भी कहानियां हैं। मध्य युग में लोग मानते थे कि इसे जादूगर मर्लिन ने बनाया था। कुछ लोग इसे ड्रूइड्स नामक प्राचीन पुजारियों से जोड़ते हैं जो यहाँ अपने अनुष्ठान करते थे। आज भी ये पत्थर खामोश खड़े हैं। वे जानते हैं कि उन्हें किसने, कैसे और क्यों बनाया, लेकिन वे हमें बताते नहीं। वे बस हमें अपनी विशालता और अपने रहस्य से हैरान करते रहते हैं। स्टोनहेंज हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज सिर्फ शिकारी या किसान नहीं थे, बल्कि वे इंजीनियर, खगोल शास्त्री और सपने देखने वाले भी थे। अब पत्थरों और जमीन के रहस्यों से आगे बढ़कर कागज और स्याही की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जो शब्दों से बनी है, लेकिन जहां हर शब्द एक पहेली है। जरा कल्पना कीजिए एक पुरानी हाथ से लिखी किताब की। इसके पन्ने नाजुक हो चुके हैं और उन पर ऐसी भाषा में कुछ लिखा है जिसे आज तक दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम पढ़ नहीं पाया है। इस किताब का नाम है वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। ये रहस्यमय किताब 15वीं सदी की बताई जाती है, यानी करीब 600 साल पुरानी। इसका नाम एक पोलिश अमेरिकी बुक डीलर विल्फ्रेड वॉयनिच के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इसे 1912 में खरीदा था। इस किताब में करीब 240 पन्ने हैं और ये एक अनजान लिपि में लिखी गई है। साथ ही इसमें कई अजीबोगरीब चित्र भी बने हुए हैं। ऐसे पौधों के चित्र जो धरती पर कहीं नहीं पाए जाते, महिलाओं के चित्र जो अजीब से हरे रंग के तरल पदार्थ में नहा रही हैं, और खगोलीय चार्ट्स जिनमें ऐसे नक्षत्र और चिन्ह हैं जिन्हें कोई पहचान नहीं पाया है। इस किताब ने दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिप्टोग्राफर्स और भाषाविदों को दशकों तक उलझाए रखा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोड तोड़ने वाले माहिरों ने भी इसे समझने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। भाषा के पैटर्न को देखकर लगता है कि ये कोई असली भाषा है, क्योंकि इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति और संरचना एक व्यवस्थित भाषा जैसी है। लेकिन ये कौन सी भाषा है या ये किस कोड में लिखी गई है, ये आज तक एक राज है। इसको लेकर कई सिद्धांत हैं। एक थ्योरी कहती है कि ये किसी प्राचीन भूली बिसरी भाषा का अकेला नमूना है। शायद ये किसी गुप्त समाज या संप्रदाय की पवित्र किताब थी, जिसे जानबूझकर ऐसा लिखा गया ताकि कोई और इसे न पढ़ सके। कुछ लोगों का मानना है कि ये किसी मध्ययुगीन चिकित्सक या कीमियागर की डायरी है, जिसमें उसने अपनी खोजों और प्रयोगों को गुप्त भाषा में दर्ज किया है। लेकिन एक और संभावना है जो थोड़ी निराशाजनक है, वो ये कि ये पूरी किताब ही एक धोखा है, एक मजाक है। शायद किसी ने 15वीं सदी में सिर्फ अमीर खरीदारों को बेवकूफ बनाने के लिए इसे बनाया था। उसने जानबूझकर ऊंट पटांग शब्द और चित्र बना दिए ताकि ये रहस्यमयी लगे और महंगे दामों पर बिके। अगर ये सच है तो ये इतिहास का सबसे विस्तृत और सबसे सफल धोखा है, जिसने 600 सालों तक दुनिया के सबसे तेज दिमागों को चकराए रखा। तो ये क्या है? ज्ञान का खोया हुआ खजाना या एक शानदार धोखा? वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट आज भी येल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी है, खामोश और अपने राज को अपने अंदर छिपाए हुए। अब हम एक ऐसे रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो विज्ञान, इतिहास और आस्था के बीच की रेखा पर खड़ा है। ये एक कपड़े का टुकड़ा है, लेकिन ये कोई आम कपड़ा नहीं है। इस पर एक इंसान के शरीर की धुंधली सी छाप बनी हुई है। एक ऐसा इंसान जिसके शरीर पर कोड़े मारने, कांटों का ताज पहनाने और सूली पर चढ़ाए जाने के निशान दिखाई देते हैं। इस कपड़े को दुनिया श्राउड ऑफ ट्यूरिन या ट्यूरिन का कफन के नाम से जानती है, और करोड़ों लोगों का विश्वास है कि ये वही कफन है जिसमें सूली पर चढ़ाए जाने के बाद ईसा मसीह के शरीर को लपेटा गया था। ये लिनन का कपड़ा करीब 14 फीट लंबा और 3.5 फीट चौड़ा है। इस पर आगे और पीछे एक पूरे इंसान के शरीर की छाप है। ये छाप एक नेगेटिव इमेज की तरह है, जैसे किसी फोटोग्राफिक नेगेटिव पर होती है।
जब 1898 में पहली बार इसकी तस्वीर ली गई और उसके नेगेटिव को देखा गया तो दुनिया हैरान रह गई। नेगेटिव में ये छाप एक पॉजिटिव यानी एक असली तस्वीर की तरह साफ और ज्यादा विस्तृत दिखाई दे रही थी। उस चेहरे पर एक अजीब सी शांति और गरिमा थी जिसने देखने वालों को मोह लिया। इस कफन का इतिहास भी रहस्यमयी है। ये 14वीं सदी में पहली बार फ्रांस में सार्वजनिक रूप से सामने आया। तब से ये बहस का केंद्र बना हुआ है। आस्थावानों के लिए ये ईसा मसीह के दुख और पुनर्जीवन का सबसे बड़ा भौतिक सबूत है। वे मानते हैं कि ये छवि किसी चमत्कार से बनी है, शायद पुनर्जीवन के समय निकली दिव्य ऊर्जा के कारण। कपड़े पर मिले खून के धब्बे जिनका विश्लेषण किया गया वो असली खून पाया गया है, लेकिन विज्ञान की अपनी कहानी है। 1988 में इस कफन के एक छोटे से टुकड़े की कार्बन 14 डेटिंग की गई। 3 अलग अलग प्रयोगशालाओं ने नतीजा निकाला कि ये कपड़ा 1260 से 1390 ईस्वी के बीच का है, यानी ये ईसा मसीह के समय का नहीं बल्कि मध्य युग का है। इस नतीजे ने कई लोगों को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि ये कफन एक बेहद कुशल मध्ययुगीन कलाकार की बनाई हुई कलाकृति है, एक धोखा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कफन के समर्थक कहते हैं कि कार्बन डेटिंग का नमूना कपड़े के उस हिस्से से लिया गया था जिसकी बाद में मरम्मत की गई थी, इसलिए नतीजा गलत आया। वे सवाल करते हैं कि अगर ये किसी कलाकार ने बनाया है तो उसने ये नेगेटिव इमेज कैसे बनाई, वो भी फोटोग्राफी के आविष्कार से सदियों पहले। आज तक कोई भी इस छवि को हूबहू दोबारा नहीं बना पाया है। तो ये क्या है? आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक या इतिहास का सबसे बड़ा धोखा? ये सवाल आज भी ट्यूरिन के कैथेड्रल में उस कपड़े के साथ लिपटा हुआ है। अब हम जमीन के रहस्यों से निकलकर समंदर के उस हिस्से में चलते हैं जिसका नाम सुनते ही जहन में गुमशुदा जहाजों और विमानों की कहानियां तैरने लगती हैं। बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के बीच का त्रिकोणीय समुद्री इलाका जिसे दुनिया बरमूडा ट्रायंगल या शैतान के त्रिभुज के नाम से जानती है। दशकों से ये जगह रहस्यमयी तरीके से गायब होने वाली घटनाओं से जुड़ी रही है। कहा जाता है कि यहाँ कंपास काम करना बंद कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फेल हो जाते हैं और जहाज और विमान बिना कोई सुराग छोड़े हमेशा के लिए खो जाते हैं। इन कहानियों में सबसे मशहूर है फ्लाइट 19 का किस्सा। दिसंबर 1945 में अमेरिकी नौसेना के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर फ्लोरिडा से उड़े। कुछ देर बाद उनके लीडर ने रेडियो पर बताया कि उनके कंपास काम नहीं कर रहे और वे अपनी दिशा भटक गए हैं। फिर उनसे संपर्क टूट गया। उन 5 विमानों और उनमें सवार 14 लोगों का फिर कभी कुछ पता नहीं चला। और तो और उन्हें खोजने के लिए भेजा गया एक बचाव विमान भी 13 लोगों के साथ गायब हो गया। एक ही दिन में 6 विमान और 27 लोग गायब। ऐसी ही न जाने कितनी कहानियां इस इलाके से जुड़ी हैं। 1918 में अमेरिकी नौसेना का विशाल जहाज यूएसएस साइक्लॉप्स 306 लोगों के साथ इसी इलाके में बिना कोई एसओएस सिग्नल भेजे गायब हो गया। उसका मलबा आज तक नहीं मिला। इन घटनाओं ने कई सिद्धांतों को जन्म दिया है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ कोई अप्राकृतिक या अलौकिक शक्ति काम करती है। शायद ये एलियंस का काम है जो यहाँ से इंसानों और उनके वाहनों का अपहरण करते हैं। कुछ और रहस्यमयी सिद्धांत कहते हैं कि ये अटलांटिस के खोए हुए शहर का इलाका है और वहां के क्रिस्टलों से निकलने वाली ऊर्जा इन घटनाओं का कारण है। या शायद यहाँ समय और स्थान में कोई दरार है जिसमें जहाज और विमान समा जाते हैं। लेकिन इन सनसनीखेज कहानियों के परे विज्ञान कुछ और कहता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है और यहाँ मौसम बहुत तेजी से बदलता है। अचानक आने वाले तूफान और विशाल लहरें जहाजों को डुबो सकती हैं। इस इलाके में गल्फ स्ट्रीम की तेज धाराएं भी हैं जो किसी भी मलबे को बहुत तेजी से बहाकर दूर ले जा सकती हैं। साथ ही यहाँ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कुछ अजीब व्यवहार करता है जिससे कंपास में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड और अन्य आधिकारिक संस्थाएं बरमूडा ट्रायंगल को एक खास रहस्यमयी जगह नहीं मानती। उनका कहना है कि यहाँ होने वाली दुर्घटनाएं दुनिया के किसी भी और हिस्से में होने वाली दुर्घटनाओं से ज्यादा नहीं है। तो क्या बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य सिर्फ कहानियों और अतिशयोक्ति का एक तूफान है
या वाकई इस समंदर के सीने में कोई गहरा राज दफन है? अब एक और कागज के टुकड़े की कहानी, लेकिन ये किसी अनपढ़ भाषा में नहीं बल्कि एक नक्शे के रूप में है। ये नक्शा 1513 में बनाया गया था, यानी आज से 500 साल से भी पहले। इसे बनाया था ऑटोमन साम्राज्य के एक एडमिरल और नक्शानवीस पीरी रेस ने। ये नक्शा अपने आप में एक कमाल है। ये यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और ब्राजील के तटों को काफी सटीकता से दिखाता है। लेकिन इस नक्शे का सबसे हैरान करने वाला और विवादास्पद हिस्सा है इसका दक्षिणी सिरा। इस नक्शे में दक्षिण अमेरिका के नीचे एक जमीन का टुकड़ा दिखाया गया है, जो हूबहू अंटार्कटिका के उस हिस्से जैसा दिखता है जो आज बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबा है। ये कैसे हो सकता है? अंटार्कटिका की खोज तो आधिकारिक तौर पर 1820 में हुई थी, इस नक्शे के बनने के 300 साल बाद, और उसकी बर्फीली सतह के नीचे की जमीन का नक्शा तो 20वीं सदी में आधुनिक तकनीक यानी इको साउंडिंग से बनाया जा सका। तो फिर पीरी रेस ने 1513 में बर्फ रहित अंटार्कटिका का नक्शा कैसे बना दिया? पीरी रेस ने खुद अपने नक्शे पर लिखा था कि उन्होंने इसे बनाने के लिए लगभग 20 पुराने नक्शों का इस्तेमाल किया था, जिनमें से कुछ सिकंदर महान के जमाने के थे। क्या इसका मतलब यह है कि कोई प्राचीन सभ्यता जिसके बारे में हम नहीं जानते, अंटार्कटिका की खोज तब कर चुकी थी जब वहां बर्फ नहीं थी? भूवैज्ञानिकों के अनुसार अंटार्कटिका को पूरी तरह बर्फ रहित हुए लाखों साल हो चुके हैं, लेकिन कुछ हिस्से शायद 6000 साल पहले तक बर्फ से मुक्त रहे हों। क्या उस समय कोई उन्नत समुद्री सभ्यता मौजूद थी? इस रहस्य ने कई वैकल्पिक सिद्धांतों को हवा दी है। लेखक चार्ल्स हैपगुड ने 1960 के दशक में तर्क दिया कि पीरी रेस का नक्शा इस बात का सबूत है कि एक बहुत ही प्राचीन और उन्नत सभ्यता थी जिसके पास पूरी दुनिया का नक्शा बनाने की तकनीक थी। ये सभ्यता शायद किसी वैश्विक आपदा में नष्ट हो गई, लेकिन उनके कुछ नक्शे बच गए जो बाद में पीरी रेस जैसे लोगों के हाथ लगे। कुछ लोग इसे भी एलियन से जोड़ते हैं कि शायद ये नक्शा किसी परग्रही स्रोत से मिली जानकारी पर आधारित है। हालांकि मुख्य धारा के इतिहासकार और नक्शानवीस इन सिद्धांतों से सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि नक्शे में दिखाया गया दक्षिणी भूभाग असल में दक्षिण अमेरिका का ही तट है, जिसे मोड़कर नक्शे पर जगह बनाने के लिए दिखाया गया है। वे कहते हैं कि उसकी अंटार्कटिका से समानता महज एक संयोग है। लेकिन यह संयोग इतना सटीक कैसे है? ये सवाल आज भी बना हुआ है। अब हम मिस्र के तपते रेगिस्तान में चलते हैं, जहां इंसानियत के बनाए सबसे शानदार और टिकाऊ अजूबों में से एक खड़ा है, गीजा का महान पिरामिड। ये फिरौन खुफू का मकबरा है, जिसे करीब 4500 साल पहले बनाया गया था। 450 फीट से भी ज्यादा ऊंचा ये ढांचा 3800 सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना बना रहा। आज भी जब हम इसे देखते हैं तो हमारे मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है, आखिर कैसे? कल्पना कीजिए 23 लाख पत्थर के ब्लॉक, जिनमें से हर एक का वजन कई टन है। इन पत्थरों को खदानों से काटा गया, मीलों दूर तक ढोकर लाया गया और फिर 45 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई तक चढ़ाकर इतनी सटीकता से एक दूसरे के ऊपर रखा गया कि उनके बीच एक ब्लेड भी नहीं डाली जा सकती। ये सब उस जमाने में हुआ जब न तो क्रेन थी, न स्टील के औजार और न ही आधुनिक इंजीनियरिंग की समझ। ये अपने आप में एक पहेली है। इतिहासकारों का मानना है कि इसे बनाने में हजारों मजदूरों ने 20 साल से भी ज्यादा समय तक काम किया। उन्होंने शायद रैंप बनाकर पत्थरों को ऊपर खींचा होगा, लेकिन ये रैंप सीधे थे, घुमावदार थे या पिरामिड के अंदर बने थे, इस पर आज भी बहस जारी है। हाल ही में पिरामिड के अंदर स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट के तहत एक बहुत बड़े खाली स्थान का पता चला है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो क्या है। क्या ये कोई छिपा हुआ कमरा है या सिर्फ निर्माण की प्रक्रिया का एक हिस्सा? पहेली सिर्फ निर्माण की नहीं है, बल्कि इसके डिजाइन की भी है। महान पिरामिड के चारों कोने लगभग पूरी सटीकता से चारों दिशाओं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की ओर हैं। इसकी लोकेशन पृथ्वी के भूभाग के केंद्र के बहुत करीब है। और तो और गीजा के तीनों पिरामिडों की स्थिति
ओरियन तारा मंडल के 3 मुख्य तारों की सीध में है, जिसे ओरियन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं। क्या ये सब महज संयोग है? इन अनसुलझे सवालों ने कई वैकल्पिक सिद्धांतों को जन्म दिया है। कुछ लोग मानते हैं कि इसे बनाने में किसी खोई हुई प्राचीन तकनीक का इस्तेमाल हुआ, शायद ध्वनि या एंटी ग्रेविटी जैसी कोई शक्ति। और हमेशा की तरह एक थ्योरी इसे भी एलियंस से जोड़ती है कि शायद परग्रही सभ्यताओं ने प्राचीन मिस्रवासियों को इसे बनाने में मदद की थी या उन्होंने खुद इसे बनाया था। ये सिद्धांत आकर्षक लगते हैं, लेकिन इनके कोई ठोस सबूत नहीं है। तो सच क्या है? क्या ये प्राचीन मिस्र के इंसानों की अविश्वसनीय प्रतिभा, संगठन और मेहनत का नतीजा है, या इसके पीछे कोई और गहरा राज है जो आज भी पत्थरों की परतों के नीचे दबा है? गीजा का महान पिरामिड आज भी खामोश खड़ा है, अपने अंदर सिर्फ एक फिरौन की मम्मी को ही नहीं, बल्कि इंसानियत के सबसे बड़े सवालों में से एक को भी संजोए हुए। अब हम मिस्र के रेगिस्तान से निकलकर चीन की दूर दराज ऊंची पहाड़ियों में चलते हैं। ये कहानी है 1938 की। पुरातत्ववेत्ता ची पुताई बायन काराउला पहाड़ों में कुछ गुफाओं की खोज कर रहे थे। इन गुफाओं में उन्हें कुछ अजीब मिला, कतारों में बनी कब्रें और उन कब्रों में छोटे कद के कंकाल जिनके सिर असामान्य रूप से बड़े थे। लेकिन सबसे अजीब चीज जो उन्हें मिली वो थी पत्थर की सैकड़ों डिस्क, करीब 716 पत्थर की डिस्क जो बिल्कुल किसी पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड जैसी दिखती थी। ये पत्थर की डिस्क, जिन्हें ड्रोपा स्टोन्स कहा जाता है, करीब 1 फुट व्यास की थी और उनके बीच में एक छेद था। हर डिस्क पर एक सर्पिल खांचा खुदा हुआ था जो केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर जाता था। और जब इन खांचों को ध्यान से देखा गया तो पता चला कि वो असल में छोटे छोटे चित्रलिपि की एक कहानी थी। इन पत्थरों की उम्र करीब 12,000 साल बताई गई। इस कहानी को और रहस्यमयी बनाया डॉ त्सुम नुई के अनुवाद ने, जो उन्होंने 1960 के दशक में करने का दावा किया। उनके अनुसार इन पत्थरों पर एक ऐसी कहानी लिखी थी जो किसी दूसरे ग्रह से आए लोगों की थी। कहानी के मुताबिक ड्रोपा नाम के एलियंस का अंतरिक्ष यान इन पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वे अपने यान की मरम्मत नहीं कर सके और उन्हें धरती पर ही रहना पड़ा। स्थानीय जनजाति के लोगों ने पहले तो उनसे डरकर उन पर हमला किया, लेकिन बाद में समझ गए कि वे शांतिप्रिय हैं। इस कहानी ने दुनिया भर में टहलका मचा दिया। क्या ये 12,000 साल पहले धरती पर एलियंस के आने का ठोस सबूत था? छोटे कद और बड़े सिर वाले कंकाल और पत्थर पर लिखी उनकी कहानी, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ता हुआ लग रहा था। ये कहानी कई किताबों और लेखों में छपी, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। इस पूरी कहानी की प्रामाणिकता पर गंभीर सवाल उठाए जाते हैं। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यह पूरी कहानी ही एक मनगढ़ंत अफवाह है। ची पुताई, डॉ त्सुम नुई और बायन कारा उल्ला पहाड़, इन नामों का कोई विश्वसनीय रिकॉर्ड नहीं मिलता। जिन म्यूजियम में इन पत्थरों के रखे होने का दावा किया गया, वे उनके अस्तित्व से इनकार करते हैं। आज तक किसी भी स्वतंत्र शोधकर्ता ने इन ड्रोपा स्टोन्स को नहीं देखा है। उनकी कोई प्रामाणिक तस्वीर या वैज्ञानिक विश्लेषण मौजूद नहीं है। तो क्या ये वाकई में एक सच्ची घटना थी जिसके सबूतों को जानबूझकर छिपा दिया गया है, या ये 20वीं सदी में गढ़ा गया एक शानदार झूठ था जो एक शहरी किंवदंती बन गया? अगर ये पत्थर असली थे तो वे आज कहां हैं, और अगर वे नकली थे तो ये कहानी इतनी मशहूर कैसे हुई? ड्रोपा स्टोन्स का रहस्य हमें याद दिलाता है कि कभी कभी रहस्य चीजों में नहीं, बल्कि उन चीजों के बारे में कही गई कहानियों में होता है। अब अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव में हम वापस अपने देश भारत की ओर लौटते हैं। गुजरात के तट पर अरब सागर की लहरों के नीचे एक रहस्य दफन है। एक कहानी जो हजारों सालों से हर भारतीय बच्चे ने सुनी है, भगवान श्री कृष्ण की कहानी और उनकी बसाई हुई भव्य नगरी द्वारका की कहानी। महाभारत और अन्य पौराणिक ग्रंथों के अनुसार द्वारका सोने की बनी एक शानदार नगरी थी जिसे कृष्ण ने अपने यादव वंश के लिए बसाया था। कहा जाता है कि कृष्ण के देह त्याग के बाद ये पूरी नगरी समुद्र में डूब गई।
सदियों तक इसे सिर्फ एक पौराणिक कथा माना जाता रहा, एक कहानी जिसका कोई भौतिक सबूत नहीं था। लेकिन फिर 20वीं सदी में सब कुछ बदलने लगा। पुरातत्वविदों ने समुद्र के किनारे और फिर समुद्र के अंदर खोज शुरू की, और उन्हें जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। 1980 के दशक में प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉ.एस.आर. राव और उनकी टीम ने समुद्र के नीचे एक प्राचीन शहर के अवशेषों की खोज की। उन्हें पत्थर के बने विशाल ढांचे, दीवारें, खंभे और बंदरगाह के सबूत मिले। ये अवशेष आज के द्वारका शहर के पास समुद्र तल में पाए गए। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये अवशेष करीब 3500 साल पुराने हैं, जो महाभारत के अनुमानित काल के बहुत करीब है। डॉ. राव को पूरा यकीन था कि उन्होंने कृष्ण की पौराणिक द्वारका को खोज निकाला है। उन्हें वहां से मिली मुहरें और बर्तन भी उसी काल के थे। ये एक बहुत बड़ी खोज थी जो एक पौराणिक कथा को इतिहास के धरातल पर ले आई थी। लेकिन बहस अभी भी जारी है। कुछ इतिहासकार और पुरातत्वविद मानते हैं कि ये अवशेष जरूर एक प्राचीन शहर के हैं, लेकिन ये वही सोने की द्वारका है जिसका वर्णन ग्रंथों में है, ये कहना मुश्किल है। वे तर्क देते हैं कि पौराणिक कथाओं में अक्सर चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। शायद एक छोटा सा बंदरगाह शहर रहा हो, जिसे समय के साथ कहानियों ने एक भव्य सोने की नगरी बना दिया। दूसरी तरफ हाल ही में 2001 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी को कैम्बे की खाड़ी में समुद्र से 120 फीट नीचे और भी बड़े अवशेष मिले। ये अवशेष एक 9 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैले थे और इनकी उम्र 9500 साल तक पुरानी बताई गई। अगर ये सच है तो ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक हो सकती है। क्या ये द्वारका थी या कोई और ही भूली बिसरी सभ्यता? तो सवाल आज भी वही है, क्या समंदर के नीचे दफन ये पत्थर के टुकड़े भगवान कृष्ण की उस द्वारका के हैं जिसे हम कहानियों में सुनते आए हैं, या ये किसी और प्राचीन भारतीय बस्ती के हैं जिसकी कहानी समय की लहरों में खो गई है? ये खोज हमें बताती है कि हमारी पौराणिक कथाओं में शायद कल्पना से कहीं ज्यादा इतिहास छिपा है, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। तो ये था हमारा सफर इतिहास की उन गलियों का जहां आज भी धुंध छाई हुई है। योनागुनी के डूबे हुए शहर से लेकर द्वारका के समुद्री रहस्यों तक हमने देखा कि कैसे समय अपने पीछे सिर्फ जवाब ही नहीं बल्कि कुछ गहरे सवाल भी छोड़ जाता है। ये पहेलियां हमें सिर्फ हैरान नहीं करती बल्कि हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं। ये हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वज कितने प्रतिभाशाली, कितने साहसी और कितने रहस्यमयी थे। उनकी बनाई चीजें आज भी खड़ी हैं और खामोशी से हमें चुनौती दे रही हैं कि हम उन्हें समझें। शायद इन सभी रहस्यों के पीछे कोई अलौकिक या परग्रही हाथ न हो। शायद इन सब का जवाब इंसानी सरलता, मेहनत और उस ज्ञान में छिपा हो जो समय के साथ कहीं खो गया। लेकिन जब तक हमें ठोस जवाब नहीं मिल जाते, तब तक ये कहानियां हमारी कल्पना को उड़ान देती रहेंगी। ये हमें सोचने पर मजबूर करती रहेंगी। और यही तो इंसान होने की सबसे खूबसूरत बात है, जानने की कभी न खत्म होने वाली इच्छा और न जान पाने की विनम्रता। इतिहास सिर्फ हमें जवाब नहीं देता, कभी कभी वह हमें याद दिलाता है कि इंसान अब भी सब कुछ नहीं जानता। और शायद यही सबसे बड़ा सच है। अगली बार जब आप आसमान में सितारों को देखें या समंदर की लहरों को सुनें, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि न जाने कितने और राज्य हैं जो हमारे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, बस अपनी कहानी कहे जाने का इंतजार कर रहे हैं। मेरे यानी आपके दोस्त रियल माइथ के साथ इस सफर में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।